नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम 67वीं यूपीएससी का PYQ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा प्राचीन भारत। इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत को सबसे पहले देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो हमारा आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका एनालिसिस देखेंगे तो समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन पर बैठा था। ऐसा माना जाता है कि शकों के आक्रमण का रामगुप्त द्वारा सक्षम विरोध न करने के कारण उसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। इसने उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय पर विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली का सिक्का चलाया। इसके दरबार में 9 रत्न थे। इसके समय में पाटलिपुत्र उज्जैनी विधा के प्रमुख केंद्र थे। गुजरात के शकों को परास्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी एवं विक्रमादित्य जैसी उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। तो हम अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग आरंभ हुआ, जो कि हर्षवर्धन के राजरोहण के बाद समाप्त हुई। हर्ष ने थानेश्वर से हटाकर कनौज को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुषाण। तो कुषाण शासकों का रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध थे। इसका प्रमाण कुषाण के सिक्कों पर रोमन देवता का एक पुतला से प्रमाणित होता है। कुषाण काल वाणिज्य एवं व्यापार के लिए विकास एवं उन्नति का काल था। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, जिसे सिल्क मार्ग कहा जाता था। ठीक है, उस पर कुषाणों का अधिकार था। इस काल में बारबैरिकम सिंधु के मुहाने पर, अरिकामेडु पूर्वी तट पर तथा बेरीगाजा भ्रोज आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। पेरिप्लस के अनुसार भारत से मसाले, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, चंदन, इत्र, औषधि आदि बहुतायत में रोम पहुंचते थे और बदले में रोम का सोना भारत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक जो था बिंबिसार, उसका चिकित्सक जो था जीवक था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। 16 महान जनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में उदय हर्यक वंश के साथ शुरू होता है और बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक नियुक्त किया। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, जिसे बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। अब हम लोग मध्यकालीन भारत को देखेंगे। ठीक है, तो मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो कौन था? तो वो था हमारा इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। इल्तुतमिश द्वारा बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त करने का उल्लेख मिन्हास उस सिराज की किताब
तबकात ए नासिर से प्राप्त होता है। उसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार की थी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई। क्यों? तो दिए गए विकल्पों में से किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया, बल्कि इल्तुतमिश न तो खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी इसके साथ ही बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और मुहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। सिर्फ मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण कर खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया? शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो इसका हो जाएगा तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विरोध किया था? तो वो हो जाएगा बलबन। क्यों होगा? तो तुगरिल खान ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। यह प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। तुगरिल ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाया। कालांतर में बलबन के बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खान जो था भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो कौन था हमारा मुगल शासक? औरंगजेब। ठीक है, जिसने कि मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था सबसे पहले। ठीक है, तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मुगलों का अंग्रेजों ब्रिटिश के से पहली बार संघर्ष 1686 में अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जब चरणक सहित अंग्रेजों को मुंगली से खदेड़ दिया था, उसके बाद उसने चटगांव पर अधिकार कर लिया और उसका नाम इस्लामाबाद रखा। वहाँ पर एक मुगल फौजदार की भी नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग आधुनिक भारत के देखेंगे। आधुनिक भारत में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसका हमारा हो जाएगा, एक सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा हो जाएगा दास प्रथा का उन्मूलन और चौथा हो जाएगा हमारा ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतीय इतिहास में एक सम्मानित गवर्नर जनरल के रूप में विख्यात है। विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना और 1829 ईस्वी में बेंटिक ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रणेता राजा राममोहन राय के साथ मिलकर के उस समय प्रचलित अंधविश्वास पर आधारित हिंदू धर्म की सबसे क्रूरतम प्रथा सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। इसे बंगाल सती प्रथा रेगुलेशन के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को समाप्त किया गया। बेंटिक ने 1830 में ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चला करके उनका दमन किया। उस समय ठग जो थे डाकू और हत्यारों से संगठित गिरोह थे, जो निर्दोष और राहगीरों को लूटकर उनकी हत्या कर देते थे। ये लोग अपने शिकार लोगों का रुमाल से गला घोट देते थे, जिसके लिए फांसीगर शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये अवध, हैदराबाद, राजपूताना तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। ये लोग जो थे अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ाते थे और ठगों के अंत के लिए कर्नल सलीमन ने कठोर कार्रवाई करते हुए 1500 ठगों को गिरफ्तार कर अधिकांश को फांसी पर
क्या करते थे, अधिकांश को फांसी पर लटका दिया करते थे और 1837 तक ठगों को लगभग समाप्त कर दिया गया। बेंटिक अन्य सुधारों में जैसे कि नरबलि प्रथा का अंत, 1833 का चार्टर अधिनियम, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद आदि हैं। 1833 के चार्टर में दास प्रथा के उन्मूलन की बात की गई थी, लेकिन दास प्रथा का भारत में उन्मूलन अंततः 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय एक अधिनियम पारित कर दिया गया। अतः इसमें कथन 1, 2 और 4 सही है। इस कारण से विकल्प इसका उत्तर सी होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, किसने, नेपियर ने। नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1833 में अफगानिस्तान युद्ध के बाद अंग्रेज जनरल चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया था। 1842 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो भारत के गवर्नर जनरल बने। अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेना ने उलटफेर के लिए सिंध के अमीरों को जिम्मेदार बनाया गया था। एलनबरो ने अमीरों के साथ एक नई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए आउट्रम को सिंध भेजा, जिसके तहत अमीरों को अपने पिछड़े अपराधों की कीमत के रूप में सिंध के महत्वपूर्ण प्रांतों को सौंपना पड़ा। अंग्रेजों ने सिंध के उत्तराधिकार में के विवाद में भी हस्तक्षेप किया। इस सब ने अमीरों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, 1843 में गवर्नर जनरल एलनबरो ने सिंध पर कब्जा करके विद्रोहियों को गिराने के लिए चार्ल्स जेम्स नेपियर को भेजा। फरवरी 1833 में नेपियर के साथ ब्रिटिश सेना ने मियाँ की लड़ाई में हैदराबाद, खैरपुर, मीरपुर के 3 अमीरों के साथ बलूच सेना को हराया। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने 1843 में सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में जो है प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। कब? 1872 ईस्वी में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली की सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में कराई गई थी, किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन अर्थात प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल से मानी जाती है। इसी क्रम के अनुसार 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ का विषय है। ठीक है, यह संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। भारत में जनगणना के लिए जनगणना अधिनियम 1948 का भी प्रावधान है। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किनको किनको? सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने और जेपी सैंडर्स हत्याकांड में दोषी करार देने के बाद देशद्रोह और हत्या के केस में 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय की एक पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के आदेश पर पुलिस लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई। ठीक है, भगत सिंह तथा उनके मित्रों ने 19 दिसंबर 1928 को स्कॉट अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई।
1928 को स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया, लेकिन गलती से अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या हो गई। ठीक है, इस घटना के फलस्वरूप इन सभी पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाकर 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, महात्मा गांधी की तरह 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ब्रह्मदत्त। ठीक है, मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रामगढ़ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। वायसराय ने प्रस्ताव में कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार करते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने का निर्णय लिया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को नार आश्रम महाराष्ट्र में हुई। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया। दूसरे सत्याग्रही पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। यह सत्याग्रही जनवरी 1942 तक चला। इसमें गांधी जी आंदोलनकारियों के मार्गदर्शन के लिए स्वयं जेल से बाहर रहे। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो का नारा दिया गया, इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन की संज्ञा भी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उषा मेहता। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने के दमन तेज होने के कारण बहुत से नेता गिरफ्तारी से बचने के लिए और आंदोलन जारी रखने के लिए भूमिगत हो गए थे। गिरफ्तारी से बचे नेता वीएम खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। रेडियो स्टेशन बम्बई और नासिक में स्थापित वे, जिनका मुख्य कार्य कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना होता था, लेकिन 12 नवंबर 1942 को ब्रिटिश सरकार की द्वारा जब्त कर लिए गए। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से एम जिन्ना जाने जाते हैं। ठीक है, एम ए जिन्ना। अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान 1990 से 1988 भारत के सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्यों और निष्ठा के कारण सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान के लिए इन्हें 1987 में भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर होगा हमारा ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था
विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इसे इतिहास में बंग भंग नाम से जाना जाता है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को मारा था। सरदार उधम सिंह गदर पार्टी से जुड़े एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो 13 मार्च 1940 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 मार्च 1940 को, उधम सिंह ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कैक्सटन हिल में एक बैठक में जनरल डायर के स्थान पर माइकल ओडवायर को गोली मार दिया। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर होगा हमारा बी, यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड। मार्च 1946 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन का कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। रैमजे मैकडोनाल्ड इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? तो 1931 में। 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे कि गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? तो स्वराज द्वीप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में जापान के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था। उसके बाद जापानी सेना ने अंडमान और निकोबार समूह को आज़ाद हिंद फौज की सौंप दी, जिसे कि क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश में। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 ईस्वी को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। अब हम लोग भूगोल को देखेंगे। तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य।
सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सौरमंडल में सूर्य के अलावा ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निफे, निकेल और फेरम। निफे Ni से हो जाएगा निकेल और Fe से हो जाएगा फेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखना बाकी है अभी। तो पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकेल और फेरम तत्वों की प्रचुरता है। यह सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है जिसे कि क्रोड कहते हैं। इसमें निकेल तथा फेरम यानी कि फेरस की प्रधानता होती है। यह जो है 2890 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा WM डेविस, यानी कि WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। इसके अनुसार युवावस्था में नदियों के वेग में तीव्रता, ढाल में तीव्रता के कारण नदियाँ द्वारा तलीय कटान की क्रिया घटित होती है। वहीं वाल्टर पेक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए अपरदन चक्र को संकल्पना प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरजने वाली सलीसा कुर्द पचासा छिपने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। गुजरने वाली चालीसा क्रुद पचासा सीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जल राशि के विशाल विस्तार के कारण पवनों की गति अपेक्षाकृत तेज तथा जल राशि के विशाल विस्तार के कारण पवनों की गति अपेक्षाकृत तेज तथा दिशा निश्चित होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी प्रचंडता के कारण ही 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप इन्हें गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप इसे प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास चिपथा साठा कहा जाता है। सारगैसो सागर एक हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का। किसका हिस्सा है सारगैसो सागर? तो यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहा जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, करारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर सारगैसो सागर रखा गया। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। 1914 में भारत की तत्कालिक ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। 1937 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया था। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। ठीक है, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है।
ठीक है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की प्रभाव को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। अरावली पर्वत श्रेणी या दक्षिण पश्चिम मानसून हवा के चलने की दिशा के समानांतर होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसून पवन सीधी निकल जाती है, जिससे कि यह क्षेत्र वर्षा विहीन रह जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, या फिर बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो इन तीनों में से कौन सा कथन सही है, इस पर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि तीनों। ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत अप्रैल 1973 में 9 बाघ अभयारण्य से की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण जैव विविधता के लिए 2022 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले एक झील निक्षेपित स्थल है जो अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के भंडार है। यह चपटी चोटी वाली स्तूप की तरह है जो कि हर तरफ से कश्मीर घाटी की सीमा बनाता है। यह तलछट चिकनी मिट्टी, रेत और कंकरों से बनी है। यह स्तनधारियों के जीवाश्मों और पिट से बनती है। करेवा मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट, सेब और मेवों की खेती के लिए प्रयोग की जाती है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का जो केरल राज्य है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है, जिसमें से 9% थोरियम पाया जाता है। और इंडियन रेयर अर्थर्स लिमिटेड एर्नाकुलम जिले में उद्योग मंडल अलुवा में स्थित संयंत्र में मानावालाकुरिची तमिलनाडु से प्राप्त मोनोजाइट को संसाधित कर थोरियम उत्पादित करती है। थोरियम का सबसे ज़्यादा निक्षेप जो है केरल में ही है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य से थोरियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा, तो अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो नेपानगर। नेपानगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो कि अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा लिमिटेड भारत में अखबारी कागज बनाने वाला भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम है। यह मूलतः निजी उद्यमों द्वारा 1947 में चालू किया गया। वर्ष 1949 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और वर्ष 1959 में केंद्र सरकार के अधीन होकर के सार्वजनिक उपक्रम बना। भारत में अखबारी कागज छपाई का पहला कारखाना भी नेपानगर में ही नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स के नाम से खोला गया था। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो भारत में जो प्रथम कोयला खान है रानीगंज में खोजी गई थी। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। विभिन्न ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में रानीगंज में कोयले का वाणिज्य खनन आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो भील जनजाति। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है भील है। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। भील जनजाति समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैला है। इसके बाद गोंड जनजाति समूह की जनसंख्या
1,32,56,928 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग राज्य व्यवस्था को। तो भारत का जो राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार चुना जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित का पात्र होगा। ठीक है, पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर अब तक किसी को भी सिर्फ एक बार राष्ट्रपति बनाने की परंपरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रवाशान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र का प्रथम बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर ना हो। दूसरे शब्दों में, एक वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। वैसे भारत में लोकसभा के एक वर्ष में सामान्यतः निम्न 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन कौन से सत्र हैं ये? तो बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र है फरवरी से मई माह में बुलाया जाता है और मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन जो है नवंबर से दिसंबर में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे श्री MC सेतलवाद थे। वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सेतलवाद को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती है। इन्हें विधि आयोग कहते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं। ठीक है, 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक था और न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे। 19 फरवरी 1920 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी, जिसका कार्यकाल सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और जो जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सौंपती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में यदि एक राज्य का चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है और निर्वाचित लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए 5 साल की अवधि की गारंटी देता है, जब तक कि वे जल्द भंग न हो जाए। अनुच्छेद 356 के अनुसार एक राज्य में शासन और संवैधानिक विफलता के मामले में कार्रवाई करने और राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ई। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 9 तक पंचायती संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषदें विद्यमान है लागू नहीं होगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई होगा, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग
द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक। संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद सभी राज्यों में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा करने का प्रावधान है, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इस परिसीमन को वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के अंतिम आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए रोक दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? एक तो सर्वोच्च न्यायालय जो है संघीय न्यायालय भी है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय है। यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का संघीय न्यायालय है। यह जो है न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मानव अधिकारों का संरक्षण करता है, उसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के होता है जितना संसद समय समय पर विधि के द्वारा विहित करे, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद विधि के द्वारा नियत करती है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। कुल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार जो है प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है। ठीक है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करती है और संविधान के अनुच्छेद 243(झ) के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसके तहत वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। ठीक है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरणीय संरक्षण या समृद्ध जीवन। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। किसी भी समुदाय का सर्वांगीण विकास जैसे भौतिक, सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक विकास ही सामुदायिक विकास कहलाता है। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एस.के. डे के अनुसार जियो और जीने दो का उच्च सिद्धांत ही सामुदायिक विकास की आधारशिला है। सामुदायिक विकास में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्पादन, संदेश वाहन, ग्रामोद्योग, पंचायत तथा जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सामुदायिक विकास वे प्रक्रियाएं हैं जिनसे समुदायों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं को सुधारने, राष्ट्र के जीवन में इन समुदायों को सम्मिलित करने तथा राष्ट्रीय प्रगति के योगदान हेतु इन समुदायों को समर्थन में लाने के लिए व्यक्तियों के प्रयत्नों का सरकारी अधिकारियों के प्रयत्नों से भी समन्वय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। वर्ष 2012 में तेंदुलकर समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट NSSO 68वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया तथा भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही बताई गई है। इस प्रकार विकल्प इसका डी कथन जो है गलत है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। षड्यंत्र और मशीनरी का उपकरणों में ₹1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। इनकी वर्ष 2026 में MSME विकास अधिनियम के अस्तित्व में आने के 14 वर्ष बाद 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में MSME की परिभाषा में संशोधन किए जाने की घोषणा की गई थी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 के अनुसार सूक्ष्म उद्यम हुआ है जिसमें षड्यंत्र और मशीनरी या उपकरणों में ₹1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका वार्षिक कारोबार ₹5 करोड़ से अधिक का नहीं होता है।
निवेश तथा वार्षिक कारोबार। विनिर्माण सेवा। सूक्ष्म उद्योग का विनिर्माण जो 1 करोड़ रुपया, सेवा में 5 करोड़ रुपया, लघु उद्यम में 10 करोड़ रुपया विनिर्माण के लिए, और सेवा में हो जाएगा 50 करोड़ रुपया। मध्यम उद्यम में हो जाएगा 50 करोड़ रुपया और 250 करोड़ रुपये। ठीक है। सेवा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा बी, कुओं का निर्माण। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत नए जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों को ठीक कर कारगर बनाना, जल संचय के साधनों का निर्माण एवं अन्य छोटे भंडारण, भूजल विकास, परंपरागत जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाए जाएंगे। और पानी के दक्षतापूर्ण परिवहन को बढ़ावा देने हेतु उपकरणों जैसे कि भूमिगत पाइप प्रणाली, पिवोट, रेनगन और अन्य उपकरणों आदि को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। इसके अंतर्गत कुओं के निर्माण की कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है। भंडारी समिति जो है किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। भंडारी समिति 1994 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए बनाई गई थी। भंडारी समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु अपने कई सुझाव दिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के से संबंधित सही कथन चुनें। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा विनियमित किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार और अन्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसका विनियमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इस योजना से जुड़ने वाले देश के 18 वर्ष से 70 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए शैक्षिक योजना है। निम्न में से कौन सा जो है भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो यह था हमारा डी, यानी कि विनिवेश। संघीय बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार बजट में विकास को प्रोत्साहित करने हेतु 4 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई, जो कि निम्न है: पीएम गति शक्ति और समावेशी विकास, एक है उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, निवेश का वित्त पोषण। अतः बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में विनिवेश की बात नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 11.7%। वित्त वर्ष 2021-22 में कर जीडीपी अनुपात 11.7% रहा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इस दौरान प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात 6.1% और अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात 5.6% रहा है। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा जो है वर्ष 2018 में कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1.7%। नवंबर 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक वस्तुगत निर्यातों एवं आयातों में भारत की जो क्या थी, भारत की हिस्सेदारी क्रमशः 1.7% तथा 2.6% थी, जबकि वैश्विक सेवा निर्यात तथा आयात में भारत की हिस्सेदारी जो क्रमशः 3.5% और 3.2% थी। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो इसका हो जाएगा 109.5 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान में भारत में गेहूं का जो कुल उत्पादन था 109.5 मिलियन टन था। जीवन ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, या उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ठीक है, जीवन ग्राम कार्यक्रम।
बजट भाषण 2022-23 के अनुसार उत्तरी सीमा के ऐसे सीमावर्ती गाँव जहाँ की जनसंख्या बहुत ही विरल यानी बहुत ही कम है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित हैं तथा विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं और को इस नए वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा, जहाँ के क्रियाकलापों में गाँव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था है, दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य किए जाएंगे। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान योजनाओं को एक में मिला दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग सामान्य ज्ञान को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पे जो कार्य करता है। कौन वॉशिंग मशीन जो किसके सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रण के। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह प्रतिक्रिया बल को परिणाम के विकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा विकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, जब हम कपड़े और साबुन को आपस में मिलाने के लिए वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो मशीन बहुत तेज गति से घूमती है अथवा मशीन में डले कपड़ों को घुमाती है, जिससे कपड़ों में मौजूद गंदगी और साबुन सतह से बाहर कर देता है। पहले यह कपड़े की सतह को साफ देता है और फिर जब हम कपड़े को आंशिक रूप से सुखाने के लिए ड्रायर मशीन को फिर से स्पिन करते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है। कपड़ों को साफ करने और सुखाने के लिए मशीन अपकेंद्रण बल की प्रक्रिया का उपयोग करती है। इसी तरह दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गति। वे भौतिक राशियाँ जिनके व्यक्त करने के लिए दिशा में परिणाम देने की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। इसके उदाहरण है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी कि कांच। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। निर्वात में प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक होती है और हवा में निर्वात से थोड़ी कम। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच से न्यूनतम होती है। दिए गए विकल्पों माध्यमों में प्रकाश की तुलनात्मक गति इस प्रकार है। निर्वात में जो है प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वायु में 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल में है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।